वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आपका अपने चैनल क्विक स्मार्ट टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सीटेट साइंस 2022 की तैयारी कर रहे हैं और उसमें हम सबसे पहले जो सीरीज़ कंप्लीट कर रहे हैं वो 2021 के प्रीवियस ईयर की सीरीज़ कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें आज हमारी 15 क्लास है और हम फिर से 20 थ्योरी के क्वेश्चन देखेंगे जो 6 जनवरी 2022 में पूछे गए। जिसने भी स्टार्टिंग से अगर ये सीरीज़ नहीं देखी है क्लास 1 से, जहाँ से हमने शुरू किए थे 16 दिसंबर से पेपर सॉल्व करने, आई बटन में एक प्लेलिस्ट का लिंक आ रहा होगा जिससे आप क्लास 1 पर पहुंच जाएंगे। स्टार्टिंग से भी 2021 के सारे प्रीवियस ईयर आप देख सकते हैं। 6 जनवरी को जो क्वेश्चंस पूछे गए वो काफ़ी लेंदी क्वेश्चन थे, तो हम देखेंगे कि किस तरह के लेंदी क्वेश्चन जो हैं वो हमें देखने को मिले एग्जाम में। ये 6 जनवरी का पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये काफ़ी लेंदी और काफ़ी टफ पेपर था, क्योंकि काफ़ी बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन यहाँ पर जो 20 क्वेश्चन कंटेंट के पूछे गए वो काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन थे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन जो एग्जाम में बना। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज करेक्ट रेस्पॉन्स। मैग्नेट से तो हर चैप्टर में मैग्नेट से तो हर शिफ्ट में क्वेश्चन जो है वो देखने को हमें मिला। निम्न कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चुनाव यहाँ पर करना है। ये जो हॉर्स के शू होते हैं, जो हॉर्स शू मैग्नेट होती है, ये वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होती है। देखिए आपने देखा होगा घोड़े की जो फीट होती हैं उसके नीचे जो होती है एक मैग्नेट जो है वो इस तरह की शेप में बनी हुई होती है, आपने देखा होगा ऐसे। तो ये जो मैग्नेट होती है इसे ही हम हॉर्स शू मैग्नेट बोलते हैं और ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होती है। उसके पीछे रीज़न ये होता है कि जैसे ये मैग्नेट अगर सीधी है तो ये इसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, लेकिन अब जब इसको मोड़ दिया गया इस तरह से हॉर्स के शू की शेप में, तो यहाँ पर ये जो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है ये बहुत पास पास आ जाते हैं एक दूसरे के, जिससे क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है और ये जो मैग्नेट होती है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेट जो है वो बन जाती है। तो ये बात तो यहाँ पर जो अभिकथन दिया है कि अश्वनाल चुंबक एक अति प्रबल चुंबक है, बिल्कुल बात सही है। और उसके पीछे का जो कारण है, जो रीज़न है कि अश्वनाल चुंबक के जो ध्रुव होते हैं वो एक दूसरे के बहुत निकट होते हैं। द पोल ऑफ हॉर्स शू मैग्नेट आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। इसी वजह से क्या होता है, ये जो मैग्नेट होती है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होती है। तो जो रीज़न है और जो अभिकथन है वो दोनों ही सही हैं, और ये जो अभिकथन दिया है और उसके लिए जो रीज़न दिया है वो भी सही है। तो मतलब बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, और आर जो है वो सही व्याख्यान कर रहा है किसकी, ए की, क्योंकि वो क्लोज होते हैं, उसी की वजह से ही मैग्नेट जो होती है हॉर्स और शू मैग्नेट होती है वो काफ़ी स्ट्रांग होती है। तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पर बिल्कुल सही है। सेकंड क्वेश्चन जो एग्जाम में बना, द पर्पस ऑफ स्ट्रीम लाइनिंग द बॉडी ऑफ शिप और एरोप्लेन वगैरह की जो बॉडी होती है वो आपने देखा होगा वो स्ट्रीम लाइनिंग होती है, वो क्यों होती है। देखिए किसी पानी के जहाज के ढांचे को धारा रेखीय बनाने का उद्देश्य क्या होता है, आपने देखा होगा वो कुछ इस शेप के होते हैं, जैसे शिप होता है चाहे आपका एरोप्लेन होता है, उनमें क्या होता है कि इस तरह की शेप होती है कि ये क्या होते हैं, यहाँ से तो थिन होते हैं, यहाँ से तो ये थिन होते हैं और पीछे से क्या होते हैं, थोड़े थिक होते हैं। तो इस तरह की शेप क्यों बनाई जाती है, वो इसलिए बनाई जाती है ताकि जो फ्लूइड ड्रैग है उसको हम कम कम कर सके। ड्रैग क्या है, यहाँ पर एक तरह का फ्रिक्शन है, घर्षण है, जो हवा और पानी की बात करता है। फ्लूइड के अंदर FLUID, फ्लूइड के अंदर क्या क्या आते हैं, फ्लूइड के अंदर आता है आपका गैस या फिर आपका लिक्विड। तो देखिए जब पानी की बात होती है तो लिक्विड आ गया, लिक्विड क्या है, एक फ्लूइड है। तो जो लिक्विड है वो भी क्या कर रहा है, उस जहाज को रोकने की कोशिश कर रहा है, वहां पर भी एक फ्रिक्शन लग रहा है जिसे ही हम ड्रैग बोल रहे हैं। उस ड्रैग को कम करने के लिए क्या होते हैं, ये इस तरह की स्ट्रीमलाइन शेप यहाँ पर होती है ताकि वो पानी को चीरते हुए निकल जाए। सेम ऐसे ही एरोप्लेन में भी होता है, गैस जो है वो फ्लूइड की काउंट होगी, तो वहां पर भी ड्रैग को एक तरह से फ्रिक्शन कम करने के लिए ताकि वो हवा को चीरते हुए तेजी स्पीड से निकल जाए, तो उनकी जो बॉडी होती है वो स्ट्रीमलाइनिंग होती है टू रिड्यूस फ्लूइड ड्रैग। फ्लूइड ड्रैग यहाँ पर कुछ नहीं है, एक तरह का फ्रिक्शन है, एक तरह का घर्षण है जिसको कम किया जाता है। और फ्लूइड का मतलब क्या होता है, फ्लूइड के अंदर दो चीज़ें जाती हैं, गैस और आपका लिक्विड। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 3 आपका एग्जाम में बना, यहाँ पर फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन अ डेयरी प्लांट टू प्रिपेयर क्लैरिफाइड बटर घी। विच ऑफ द फॉलोइंग अबव स्टेटमेंट आर फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। किसी डेयरी संयंत्र में स्वच्छ मक्खन घी बनाने के लिए निम्न चरण जो है वो निहित हैं। अब हमको बताना है इनमें कौन से भौतिक परिवर्तन है और कौन से यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन है। मिल्क इज पैस्चराइज्ड, मिल्क को क्या करा जा रहा है, अभी पाश्चुकृत करा जा रहा है, मतलब एक टेम्परेचर पर, ताप पर उसको गर्म करा जा रहा है। तो वहाँ पर अभी जो मिल्क है वो मिल्क ही है, ऐसा तो नहीं है कि मिल्क से कुछ और बन गया। तो सीधी सी बात है अभी वो क्या है, अभी वो फिजिकली चेंज है। सिर्फ पहले मिल्क ठंडा था वो गर्म होने लगा है, तो वहाँ पर
उसकी अवस्था जो है वो बदलनी शुरू हो गई, लेकिन मिल्क से कोई नया सब्सटेंस नहीं बना है। जब भी कभी नया सब्सटेंस बने तभी वहाँ पर रासायनिक केमिकल चेंज होता है, ये बात दिमाग में सेट कर लीजिए। तो मिल्क को अभी सिर्फ पैस्चराइज किया जा रहा है किसी एक टेम्परेचर पर कम करके या ज़्यादा करके, तो ये हमारा फिजिकल चेंज होगा, केमिकल चेंज नहीं होगा। देन मिल्क इज सेट इनटू कर्ड। देखिए मिल्क जो है अब वो कर्ड में बदल गया, तो सीधी सी बात है यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन हुई है, मिल्क ने एक नया सब्सटेंस बना दिया है कर्ड, और कर्ड से आप मिल्क नहीं बना सकते फिर से। तो ये आपका क्या होता है, ये केमिकल चेंज है। तो ए तो आपका फिजिकल चेंज हो गया, बी आपका केमिकल चेंज हो गया। उसके बाद क्या है, जो कर्ड है, जो दही है, उसको चर्न करा गया है इन सेंट्रीफ्यूगेट टू सेपरेट बटर। जैसे आपने देखा होगा पहले लोग क्या करते थे, हांडी वगैरह में दही को क्या करते थे, उसको चर्न करते थे, उसको घुमाते थे तेज तेज, ताकि जो बटर है वो उसके किनारे पर आ जाए। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, अभी कर्ड जो है ऐसा तो देखिए अब पहले भी हम यहाँ पर ऑप्शन में भी देख सकते हैं, जो केमिकल चेंज है उसमें सी दे ही नहीं रखा है। इट मीन्स जो सी होगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा फिजिकल चेंज ही होगा, भौतिक परिवर्तन होगा। दही को अपकेंद्र में विलो कर मक्खन अलग किया जाता है, मतलब उसमें से कोई चीज़ अलग की गई है, लेकिन दही अभी भी है, दही से कुछ चीज़ जो है उसमें से अलग हो गई है, तो वो एक सेपरेशन का मेथड हो गया, ना कि उसकी कि मतलब एक नया सब्सटेंस वहाँ पर बन गया, कोई रिएक्शन हो गई। तो इसलिए जो ये है कर्ड वाला इस चर्न इनटू सेंट्रीफ्यूगेट टू सेपरेट बटर, तो ये भी आपका एक फिजिकल चेंज के अंदर ही आ जाएगा। उसके बाद बटर इज हीटेड टू गेट क्लैरिफाइड बटर, घी। अब बटर को हीट कर दिया गया है, अब किस में बदल दिया गया है, उसको घी में परिवर्तित किया गया है, और घी से आपको दोबारा से बटर नहीं मिल सकता। इट मीन्स यहाँ पर क्या है, आपका केमिकल चेंज है। तो बी और डी आपके क्या हो जाएंगे, केमिकल रासायनिक परिवर्तन हो जाएंगे। फिल्टर्ड एंड पैक, उसके बाद उसको फिल्टर कर दिया गया, छान लिया गया और पैक कर दिया गया। तो फिल्टर और पैक करने से उसकी कोई भी नया सब्सटेंस वहाँ पर नहीं बन रहा है, तो ये भी आपका फिजिकल चेंज ही होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 ही यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में, भौतिक और रासायनिक के बारे में आप इतना याद रखिए, जब भी रासायनिक परिवर्तन की बात होती है तो उसमें एक नया सब्सटेंस बनता है, और वो नया सब्सटेंस वापस से पुराने सब्सटेंस में नहीं जा सकता। इससे आप इजीली पहचान लेंगे कौन सा फिजिकल परिवर्तन है, कौन सा भौतिक परिवर्तन है। फिजिकल परिवर्तन में जैसे मैंने पेपर को कट कर दिया या पेपर पर कलर कर दिया, तो बेसिकली मैं उसमें पेपर ही है वो, लेकिन मैंने उसमें क्या करा, उसको कट कर दिया, उसको शॉर्ट कर दिया, उसकी अवस्था बदल दी। तो ये सारी चीज़ें फिजिकल चेंज में आ जाती हैं। जैसे आइसक्रीम है, वो पिघल गई, फिर पानी बन गई, फिर उसको जमा दिया तो वो फिर से आइसक्रीम बन गई, तो वो भी एक फिजिकल चेंज है। सिर्फ वहाँ पर उसकी अवस्था बदल गई कि वो सॉलिड लिक्विड गैस हो गया। लेकिन जब एक नया सब्सटेंस बनता है तो वो आपका केमिकल चेंज होता है। जैसे पेपर को अगर मैंने जला दिया, तो जलाने के बाद क्या हो गया, राख बन गई, राख जो ऐश बनी वो वहाँ पर केमिकल चेंज है, क्योंकि वो एक नया सब्सटेंस है और उससे आप पेपर द्वारा से नहीं बना सकते। तो मुझे लगता है फिजिकल और केमिकल चेंज जो है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऑप्शन 4 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में बना, यहाँ पर कुछ पॉलीमर दिए हैं, कुछ बहुलक दिए हैं, और उनके जो प्रयोग हैं, उपयोग हैं, वो हमें बताने हैं, और हमको पहचानना होगा कौन सा पॉलीमर है। यहाँ पर ये ABCD और उनके कुछ यूजेस हमको दिए हैं। ए क्या होता है, यूज्ड एज पैडिंग इन अ पैकेजिंग मटेरियल फॉर डेलिकेट आइटम, नाजुक वस्तुओं की पैकिंग में भरावन सामग्री की तरह उपयोग में लाया जाता है। तो ये हमारा क्या होता है, ये आपका पॉलीएस्ट्रीन होता है। ये आप याद रख लीजिएगा, अभी पॉलीएस्ट्रीन ही होता है जिसका हम इस तरह से प्रयोग करते हैं। अब इसको पहचानते कैसे हम, अब ये वाला ऑप्शन तो हमें समझ में नहीं आ रहा क्योंकि ये हमने NCERT में नहीं पढ़ा, लेकिन हम अदर ऑप्शन से पहचान सकते थे। देखिए बी जो होता है ये हम काफ़ी बार पढ़ते हैं, यूज्ड एज एन आउटर इंसुलेटर लेयर फॉर इलेक्ट्रिक वायर, उसे ही हम क्या बोलते हैं, PVC। ये जो इलेक्ट्रिक वायर होते हैं, इनकी जो आउटर इंसुलेटिंग लेयर होती है वो किसकी बनी होती है, वो किस पॉलीमर की बनी होती है, किस बहुलक की बनी होती है, वो PVC की बनी होती है। आपकी क्या इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। कभी पूछ ली जाए तो याद रखेंगे पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये जो वायर होते हैं जितने भी हमारे इलेक्ट्रिक, उनकी जो आउटर सरफेस है वो PVC की बनी होती है। यूज इन मेकिंग इलेक्ट्रिकल फिटिंग, ये जो मैंने बताया थे स्विचेस वगैरह हो गए, बोर्ड वगैरह हो गए, तो जो इलेक्ट्रिकल फिटिंग है उसमें यूज करा जाता है आपका एक प्रकार का पॉलीमर जिसे हम बोलते हैं क्या, बेकेलाइट। उसके बाद डी में क्या बोला है, इज यूज इन मेकिंग बॉटल एंड जार। बॉटल एंड जार में बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक पॉलिएस्टर का प्रयोग करते हैं, जिस पॉलिएस्टर का नाम क्या होता है, पॉलीएथिलीन टेराफिथलेट। याद रखेंगे PET। ये जो PET है हम NCERT में PET के बारे में पढ़ते हैं। PET क्या है, आपका एक पॉलिएस्टर ही है। क्या है, एक पॉलिएस्टर है, और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है,
पॉलीएथिलीन टेराफिथलेट, ये पॉलीएथिलीन टेराफिथलेट मतलब PET का प्रयोग किया जाता है बॉटल्स और जार बनाने में। ये NCERT में हम पढ़ते हैं और ये भी हम पढ़ते हैं, तो ये C और D से आप पहचान जाते हैं। आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही है। C रिप्रेजेंट कर रहा है आपका बैकेलाइट को, जो इलेक्ट्रिकल फिटिंग वगैरह में स्विचेस बनाने में यूज़ की जाता है प्लास्टिक, वो एक बैकेलाइट है जो कि एक पॉलीमर है। उसके बाद पॉलिएस्टर, याद रखेंगे पॉलिएस्टर की जगह हम किस पॉलिएस्टर की बात कर रहे हैं, यहाँ पर PET की बात कर रहे हैं, पॉलीएथिलीन टेराफिथलेट की बात कर रहे हैं, जो प्रयोग होती है बॉटल और जार में। ये चीज़ें मैं बार बार क्यों बोल रही हूँ, ताकि आपके माइंड में सेट हो जाएं। हो सकता है इनसे रिलेटेड करके कथन करके आगे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाएं 2022 में, तो इन बातों को माइंड में अच्छे से सेट कर लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 जो एग्जाम में बना, राधिका कनेक्ट अ सीरीज अरेंजमेंट ऑफ 2 आइडेंटिकल सेल विद अ सीरीज अरेंजमेंट ऑफ 2 बल्ब विच शुड शी डू टू मेक द बल्ब ग्लो डिमर। देखिए राधिका क्या करती है, सीरीज, 2 तरह के कनेक्शन होते हैं, एक सीरीज होता है एक पैरेलल। सीरीज में क्या होता है, इस तरह से लाइन से ही क्या होते हैं, बल्ब लगा दी जाते हैं सीधी सीधी लाइन में। पैरेलल में क्या होता है, एक ऊपर फिर एक नीचे। तो अभी यहाँ पर वो क्या कर रही है, सीरीज कनेक्शन में और उस सीरीज कनेक्शन में उसने 2 बल्ब लगाए हैं इस तरह से, और किसका प्रयोग करके, किसका प्रयोग करके, वहाँ पर 2 सेल का, 2 सेल भी कैसे लगाए हैं, सीरीज में लगाए हैं। जैसे एक सेल यहाँ पे लगा दिया है ना, दूसरा सेल भी लगा दिया, तो ये भी किस में लगे हुए हैं, सीरीज में ही लगे हैं। व्हाट शुड सी डू, उसको क्या करना चाहिए ताकि जो बल्ब की उद्दीपन है वो मंद हो जाए, बल्ब जो है वो कम हो जाए। सीधी सी बात है, वो अगर एक सेल को निकाल देगी तो सीधी सी बात है वहाँ पर जो वोल्टेज की सप्लाई है वो कम हो जाएगी, जिससे क्या हो जाएगा, करंट जो है वो वहाँ पर कम हो जाएगा, और जिसकी वजह से बल्ब जो है वो कम ग्लो करेगा। तो यहाँ पर उसको, राधिका को क्या करना चाहिए, जो एक सेल है उसको हटा देना चाहिए। और क्योंकि वो सीरीज कनेक्शन है, मतलब पहले एक सेल लगा होगा फिर दूसरा सेल लगा होगा, इस तरह से हो रहा होगा, तो यहाँ पर ये एक सेल को हटा देगी, इसकी जगह एक मेटल का वायर लगा देगी। क्यों वायर उसको इसलिए लगाना पड़ेगा, ताकि जो करंट है वो स्टॉप ना हो। अगर वो हटा देगी तो कनेक्शन टूट जाएगा, तो कनेक्शन बना रहे, इसलिए उस सेल की जगह वो एक मेटल का वायर लगा देगी और उस सेल को हटा देगी, ताकि जो वोल्टेज है वो कम हो जाए और जो बल्ब है वो आपका डिम हो जाए। तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पर बिल्कुल जो है वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 जो एग्जाम में बना, NCERT में हम काफ़ी बार पढ़ते हैं ये चीज़, और मैंने अच्छे से पिछली बार भी पढ़ाई थी। ए इज़ यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड और अदर बेकरी प्रोडक्ट, किसका प्रयोग करा जाता है ब्रेड और बेकरी प्रोडक्ट में, तो वो हमारा ईस्ट होता है जिसका हम प्रयोग करते हैं। एंड द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इज कॉल्ड डैश, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को हम बी कहते हैं, जिसे हम फर्मेंटेशन किण्वन बोलते हैं। और यहाँ पर जब ये ईस्ट वाली फर्मेंटेशन की प्रक्रिया होती है तो यहाँ ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है। याद रखेंगे ऑक्सीजन की क्या होती है, अनुपस्थिति होती है, और वहाँ पर क्या देखने को मिलती है हमें, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज़्यादा हो जाती है वहाँ पर। ए ब्रेक डाउन शुगर इनटू अल्कोहल एंड सी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ए जो है वो ब्रेक डाउन कर देता है शुगर को, किसमें, अल्कोहल में, एंड सी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं होती वहाँ पर, क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जिससे क्या होता है, शुगर जो है वो अल्कोहल में परिवर्तित हो जाती है। और ये ही आपका कौन सा रेस्पिरेशन कहलाता है, ये आपका अनएरोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है। हिंदी में गलत लिखा है, अवायवीय श्वसन होता है। क्या होता है, अवायवीय श्वसन, अनएरोबिक रेस्पिरेशन, जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं होता। और ये कभी कभी हमारी बॉडी में भी होता है, जब हमारे मसल्स क्रैम्प आते हैं, जो अभी हमने पीछे क्लासेस में भी पढ़ा था कि हमारे जब हम बहुत तेज़ रनिंग करते हैं तो हमारी मसल्स जो हैं वो कपकपाने लगती हैं, क्रैम्प आ जाते हैं हमारी मसल्स में। और वहाँ पर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, क्योंकि हमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और ऑक्सीजन की कमी से हम एनारोबिक रेस्पिरेशन करने लगते हैं, अवायवीय श्वसन करने लगते हैं, जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होती, और जिसकी वजह से वहाँ पर लैक्टिक एसिड जो है वो प्रोड्यूस होता है ह्यूमन के अंदर, और वहाँ पर हमारी मसल्स में जो है वो क्रैम्प आते हैं। तो वो एक अलग पार्ट था, लेकिन यहाँ पर जो शुगर है वो अल्कोहल में बदल रही है, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं, सॉरी, किसकी प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में, और यहाँ पर अब्सेंट है क्या, ऑक्सीजन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डी, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम अनएरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, अवायवीय श्वसन ही बोलते हैं, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता। देन सी फॉर्म बबल, ये जो सी कार्बन डाइऑक्साइड है ये फॉर्म करती है बबल
इन डॉ जो आपका आटा वगैरह है वो इंक्रीजिंग इट ई। आपने देखा होगा जब आप ईस्ट फर्मेंटेशन की प्रक्रिया होती है, जो आटा है वो फूल के काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो वहाँ पर जो उसका वॉल्यूम है वो क्या हो जाता है, वो बढ़ जाता है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर ये ईस्ट की बात कर रहा था। इस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन बोलते हैं और इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है, और इस प्रक्रिया को जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन की एब्सेंस है, उसे हम अनएरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, अवायवीय श्वसन बोलते हैं। और इसमें बेसिकली जो हमारा आटा है, जो डॉ है, वो क्या होता है, वो उसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, द फेसेस ऑफ मून एज वी सी फ्रॉम द अर्थ आर ड्यू टू चेंजिंग रिलेटिव पोजिशन ऑफ द सन, द अर्थ एंड मून, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। देखिए जो फेसेस होते हैं मून में, हमें 7 फेसेस देखने को मिलते हैं। क्या कोई कमेंट बॉक्स में बता सकता है वो कौन सी 7 कलाएं होती हैं, 7 फेसेस होते हैं मून के? अगर कोई बता सकता है तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखे कि कौन कौन से 7 फेसेस होते हैं मून के, जो हम एनसीईआरटी में जिक्र होता है जिनका, जो हम पढ़ते हैं। तो इन कलाओं की वजह से ही जो फेसेस होते हैं मून की, जो हमें कलाएं देखने मिलती हैं मून में, वो क्यों होती हैं? क्योंकि पोजीशन बदलती रहती है, किसकी, सन, अर्थ की और मून की, जिसके बारे में अब हमको सही कथन यहाँ पर जो है वो बताने हैं। ऑन अ फुल मून डे, और ये फुल मून डे लगभग 30 दिन में ही होता है जब हमें पूरा चंद्रमा देखने को मिलता है। तो फुल मून डे में क्या होता है, द अर्थ कम बिटवीन द सन एंड द मून। बिल्कुल, ये जो सन है और ये आपकी मून है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं और इसके बीच में जो अर्थ है वो आ जाती है। अब होता क्या है, सन की रेज डायरेक्ट आती हैं इधर अर्थ पर, और यहाँ हम इसी लाइट की वजह से क्या होता है, मून को पूरा जो है वो हम देख पाते हैं। तो याद रखेंगे, अर्थ जो है वो बिटवीन आ जाती है सन और मून के, और सन और मून एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल सही है, ए मतलब सही है। ऑन अ न्यू मून डे, मतलब जब बिल्कुल छोटा सा चंदा होता है, जो बिल्कुल न्यू मून होता है, बिल्कुल अंधेरी रात होती है, जिसे हम अमावस की रात बोलते हैं या अमावस का दिन बोलते हैं। ऑन अ न्यू मून डे द मून इज बिटवीन द अर्थ एंड द सन। बिल्कुल, जो मून होता है वो अर्थ और आपके सन के बीच में आ जाता है, जिससे क्या होता है, सन की लाइट अर्थ पर आ ही नहीं पाती और हम मून को देख ही नहीं पाते। तो इसलिए हमको मून दिखाई नहीं देता और उसे हम न्यू मून डे बोलते हैं, क्योंकि मून बीच में आ गया है, किसके, और अर्थ के और सन के, तो सन की लाइट हम तक नहीं आ पा रही। और ये पॉइंट भी यहाँ पर क्या हो गया, सही हो गया। तो 2 ही पॉइंट यहाँ पर सही होने हैं, मतलब ए और बी जो है वो यहाँ पर सही है, मतलब पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाना है। और ये पॉइंट्स आप अच्छे से याद भी रख लीजिए। फुल मून के दिन क्या होता है, पूर्ण चंद्रमा के दिन क्या होता है, सूर्य, पृथ्वी जो होती है सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, ये बात याद रखेंगे। और अमावस के दिन क्या होता है, चंद्रमा जो है वो पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, जिसकी वजह से पृथ्वी की पर सूर्य की लाइट नहीं आती और हमको चंद्रमा जो है वो दिखाई नहीं देता। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 जो एग्जाम में आपका बना, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट मैचिंग सेट ऑफ पार्ट ऑफ ह्यूमन आई एंड इट्स फंक्शन। देख रहे हैं क्वेश्चन कितने लेंदी कर करके पूछे गए हैं तो सब सिलेबस से, लेकिन क्वेश्चंस काफ़ी लेंदी हैं और बहुत ही टाइम लगता है इनको सॉल्व करने में। अभी तो कराने में ऐसा लगेगा कि बहुत ईजी है, लेकिन एग्जाम की सिचुएशन यहाँ की सिचुएशन से बहुत अलग होती है। मानव नेत्र के भाग और उनके प्रकार्य में निम्न में से कौन से मिलान सही रूप से हैं वो हमको यहाँ पर बताने हैं। देखिए जो कॉर्निया होता है, जब भी किसी की एक व्यक्ति की आंख दान की जाती है तो बेसिकली उसका कॉर्निया ही दिया जाता है। और कॉर्निया क्या करता है, ये हमारी आई हेल्प इन फोकसिंग लाइट, ये लाइट को फोकस करने में मदद करता है और ये हमारी आई को प्रोटेक्ट करता है। तो ऑप्शन ए का जो है वो 4 सही हो जाएगा, और वो हमको सिर्फ एकमात्र सेकंड ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे हम डायरेक्ट आंसर पर भी पहुँच गए। कॉर्निया के बारे में जब आप सर्च करेंगे तो सीधा आपको देखने को मिलेगा, ये लाइट को फोकस करने में हमारी मदद करती है, ताकि वो सही तरीके से हमारी आंख में क्या करे, एंटर करे, और हमारी आई को प्रोटेक्ट भी करता है हमारा कॉर्निया। और ये क्या होता है, ये हमारी आँख के सबसे ऊपरी पतली सी झिल्ली होती है, ट्रांसपेरेंट झिल्ली होती है, जो कॉर्निया कहलाती है। उसके बाद हम बात करते हैं आयरिस की। आयरिस जो होता है ये करता है क्या, कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग आई, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। जैसे लाइट बहुत ज़्यादा होती है तो आपने देखा होगा आयरिस, आँख जो है आप बंद सी कर लेते हैं तो आपका आयरिस जो है वो सिकुड़ जाता है, ताकि जो लाइट है वो कम एंटर करे। जब लाइट कम है तो आयरिस बड़ा हो जाएगा ताकि ज़्यादा लाइट एंटर करे और आप ज़्यादा देख पाएँ।
पाएँ। तो आइरिस क्या करता है, कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग आई। तो बी का हो जाएगा आपका फर्स्ट। और ये जो प्यूपिल होता है जिसे हम पुतली बोलते हैं, आपने देखा होगा ये हमारी आँख होती है, आँख में ये जो गोला होता है ये तो हमारा आइरिस है, और आइरिस के अंदर भी एक छोटा सा होता है जिसे हम प्यूपिल बोलते हैं। ये जो आइरिस है ना, याद रखें यही हमारी आँख का कलर भी बताता है। जैसे कुछ की आँख ब्राउन होती हैं, ब्लैक होती हैं या ब्लू होती हैं, तो वो आइरिस के थ्रू ही पता चलता है। एक पिगमेंट होता है जिसकी वजह से जो है आइरिस जो है अलग अलग कलर का देखने को मिलता है। आइरिस के अंदर भी एक छोटा सा प्यूपिल होता है जिसके थ्रू क्या होता है, लाइट हमारे आँख के अंदर जो लेंस है वहाँ पर जाती है। तो लाइट जो है आँख के अंदर जा रही है किसके थ्रू, प्यूपिल के थ्रू। तो सी का जो हो जाएगा वो हमारा यहाँ पर फिफ्थ हो जाएगा, लाइट एंटर आई थ्रू इट। जो लाइट है वो आई के अंदर एंटर करती है प्यूपिल के माध्यम से, पुतली के माध्यम से। उसके बाद जो रेटिना होती है जहाँ पर हमारा क्या होता है, प्रतिबिंब जो है, जो इमेज होती है वो बनती है। तो ये एक्ट एज एन स्क्रीन फॉर द इमेज, प्रतिबिंब के लिए एक स्क्रीन का कार्य करती है रेटिना। और रेटिना पर जो इमेज बनती है वो याद रखेंगे उल्टी बनती है और छोटी बनती है, और बाद में जाकर जो हमारी नर्व सेल्स होती हैं वो उसको सीधा कर देती हैं, वो नर्व सेल्स का काम होता है। लेकिन रेटिना पर जो इमेज बनती है वो उल्टी बनती है और छोटी बनती है, ठीक है। उसके बाद जो ये हमारी सीलियरी मसल्स होती हैं, पश्चमाभी पेशियाँ होती हैं, ये बेसिकली क्या करती हैं, हमारी जो लेंस वगैरह हैं उनको सही पोजीशन में रखने में मदद करती हैं। और जब बूढ़े वगैरह हो जाते हैं तो सीलियरी मसल्स कमज़ोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से आईसाइट जो है बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं। तो सीलियरी मसल्स क्या करती हैं, होल्ड द लेंस इन पोजीशन, लेंस को सही स्थिति में रखती हैं। और तभी हमको बोला जाता है हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए आँखों की, ताकि जो सीलियरी मसल्स हैं कभी कभी सिकुड़ जाती हैं या फैल जाती हैं, उनको ठीक करने के लिए, ताकि जो लेंस की पोजीशन है वो भी सही उसमें बनी रहे। तो समझ में आया ये सब क्या है, क्या क्या फंक्शन है। ये फंक्शन भी मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो ऑप्शन सेकंड जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही मिलान जो है वो कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज करेक्ट ऑप्शन। कथनों को पढ़ना है और सही विकल्प हमको चुनना है। पहले भी क्लासेस में समझा दिया, अब भी समझा रही हूँ। दो तरह की जड़ें होती हैं, दो तरह की आपकी रूट्स होती हैं। एक होती हैं आपकी टैप रूट, एक होती हैं टैप रूट जिसे हम हिंदी में मूसलाधार जड़ें बोलते हैं, मूसला जड़ें बोलते हैं हिंदी में बेसिकली हम। और दूसरी तरह की जो रूप होती है, ये लिखा भी है मूसला जड़ें जिन्हें हम बोलते हैं। और दूसरी तरह की जो जड़ें होती हैं वो होती हैं हमारी फाइब्रस रूट। कैसी रूट होती हैं, फाइब्रस रूट होती हैं, जिसे हम अपस्थानिक जड़ें भी बोलते हैं, या फिर हम यहाँ पर उनको जाली रूपी भी बोलते हैं, ठीक है। तो हिंदी में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया क्या बोलते हैं, बट इंग्लिश में टैप रूट और फाइब्रस रूट हम जो है वो बोलते हैं। टैप रूट कौन सी रूट होती हैं, वो जड़ें होती हैं जिनमें एक मेन जड़ होती है और छोटी छोटी जड़ें इसमें अलग रहती हैं। जैसे गाजर, मूली, शलजम वगैरह में आप देखेंगे एक मेन जड़ होती है और अलग अलग छोटी छोटी जड़ें जो है हमें गाजर के ऊपर दिखती हुई दिखाई देंगी। जब आप उसको निकालते हैं तो एक मेन जड़ पे छोटी छोटी जड़ें जो हैं वो रहती हैं, तो वो आपकी टैप रूट होती है। लेकिन जो फाइब्रस रूट होती है वो गुच्छेदार जड़ें होती हैं, जो हमें घास के पौधे में या गेहूं के पौधे में देखने को मिलेगा कि जो जड़ें हैं जब हम उनको उखाड़ेंगे तो देखेंगे जड़ें जो हैं बिल्कुल गुच्छे में लिपटी हुई हैं, तो वो फाइब्रस रूट होती हैं। तो दो तरह की जड़ें होती हैं, टैप रूट और फाइब्रस रूट। ये जो टैप रूट होती हैं और ये जो फाइब्रस रूट होती हैं, टैप रूट में जो पत्तियां होती हैं उनमें जो उनकी नलियाँ होती हैं, वेसल्स होती हैं, जैसे हमारी बॉडी में वेसल्स हैं ऐसी पत्तियों में भी वेसल्स हैं। तो उनकी जो वेसल्स होती हैं ना वो कैसी होती हैं, वो आपकी जालीनुमा होती हैं। कैसी होती हैं, रेटिकुलेट होती हैं आपकी टैप रूट में। याद रखें किस में, टैप रूट में रेटिकुलेट होती है, मतलब जालीनुमा होती हैं। लेकिन जो फाइब्रस रूट होती है जैसे घास वगैरह में हो गई, बनाना वगैरह में हो गई और आपकी गेहूँ वगैरह में हो गई, इनकी जो पत्तियाँ होती हैं उनमें जो वेसल्स होती हैं, नलियाँ जो होती हैं वो सीधी सीधी होती हैं। कैसी होती हैं, बिल्कुल सीधी होती हैं। जैसे आप बनाने का पेड़ देखेंगे, उसकी पत्ती देखेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि बिल्कुल सीधी सीधी लाइनें आपको दिखाई देंगी। तो बेसिकली जो वहाँ पर नलियाँ हैं वो बिल्कुल सीधी हैं, लेकिन उनकी जड़ें कैसी होंगी, वो फाइब्रस होंगी। जहाँ पर जालीनुमा होता है तो वहाँ पर जड़ें कैसी होती हैं, वो टैप रूट होती हैं। ये सारी बात इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर असर्शन क्या दिया, द लीव ऑफ द कैरेट प्लांट हैज़ रेटिकुलेट वेनेशन। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर टैप रूट होती हैं और हमें रेटिकुलेट वेनेशन जो जाली रूपी सिरा विन्यास है वो हमें इनकी पत्तियों में देखने को मिलता है। मतलब
जैसे स्पाइडर का जाल होता है इस तरह से पत्तियाँ होती हैं, यहाँ से निकल रही है, कोई इधर से निकल रही है, ऐसे। तो ये हमें रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलता है बिल्कुल। और क्यों देखने को मिलता है? इन तरह के प्लांट में जो प्लांट हैविंग टैप रूट हैव लीव विद रेटिकुलेट वेनेशन, बिल्कुल अभी तो समझाया। जिन पौधों में मूसला जड़ें होती हैं उनकी पत्तियों में जालिका रूपी शिराविन्यास हमको देखने को मिलता है, रेटिकुलेट वेनेशन हमको देखने को मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पर असर्शन के लिए जो स्टेटमेंट सही है वो वन ही होगी, बाकी तो गलती हो जाएंगी। प्लांट हैविंग फाइब्रस रूट हैव लीव्स विद रेटिकुलेट वेनेशन बिल्कुल गलत है। फाइब्रस रूट नहीं, रेशेदार जड़ें, क्या बोलते हैं हिंदी में, रेशेदार जड़ें वाले जो पौधे होते हैं उनकी पत्तियां जाली रूपी शिराविन्यास होता है, नहीं, उनमें जाली रूपी रेटिकुलेट वेनेशन नहीं होता, उनमें पैरेलल वेनेशन होता है। उनमें कैसा होता है? उनमें पैरेलल वेनेशन होता है। तो यहाँ पर जो आंसर सही होगा वो ऑप्शन वन ही सही होगा आपका। ए और S1 जो है वो दोनों सही हैं और S1 जो है वो ए को सपोर्ट कर रहा है। तो ए और S1 दोनों सही हैं और ये जो S1 है वो ए को क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है। तो ऑप्शन वन जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू इन कॉन्टेस्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड पॉलिनेशन इन प्लांट। पौधों में जो निषेचन और परागण होता है उसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है ये हमको बताना है। ओवरी ऑफ द फ्रूट मैच्योर इनटू फ्रूट, बिल्कुल ये जो ओवरी होती है फ्लावर की, देखिए इस तरह से फ्लावर में ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, उसमें नीचे होती है ओवरी। क्या होती है? ओवरी। और ओवरी के अंदर क्या होते हैं? ओव्यूल्स होती हैं। तो ये जो ओवरी होती है ना फ्लावर की, ये बाद में मैच्योर होकर, परिपक्व होकर किस में बदल जाती है? ये फल में बदल जाती है। ये बात बिल्कुल सही है। तो ए तो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाना है। सीड्स ऑफ अ प्लांट फॉर्म द ओव्यूल्स फॉर फर्टिलाइजेशन, पौधों के बीज निषेचन के लिए बीजांड बनाते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है। देखिए ओव्यूल्स जो है, सीड ऑफ द प्लांट फॉर्म ओव्यूल्स नहीं करते। ओव्यूल्स जो ओवरी के अंदर हैं, ओवरी के अंदर क्या है? ओव्यूल्स। ओव्यूल्स जो हैं यही बाद में किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? ये सीड्स बनाते हैं, ये सीड्स में ट्रांसफ़र हो जाते हैं और उन्हीं में बाद में क्या बन जाता है? एम्ब्रियो। और ये जो एंडोस्पर्म होता है पौधों में वो हमें देखने को मिलता है। ओव्यूल्स सीड को बनाते हैं, ना कि सीड ओव्यूल्स को बनाते हैं। तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत है कि सीड ऑफ द प्लांट फॉर्म ओव्यूल्स फॉर फर्टिलाइजेशन, नहीं, ओव्यूल्स ऑफ प्लांट फॉर्म सीड, वो सीड को फॉर्म करते हैं फॉर फर्टिलाइजेशन। सी तो बी पॉइंट जो है वो यहाँ पर गलत हो गया। सी क्या कहता है? पॉलिनेशन टेक प्लेस आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये भी गलत है। देखिए पॉलिनेशन, ये जो आपका परागण होता है ये क्या होता है? देखिए जैसे एक पौधा है, मैंने आपको बताया था जो मेल पार्ट होते हैं पौधे में वो ये फिलामेंट कहलाता है, इसे हम तंतु बोलते हैं, और ऊपर होता है एंथर। जब हवा वगैरह चलती है और इस एंथर के अंदर होते हैं पोलन ग्रेन। क्या होते हैं? पोलन ग्रेन, परागकोश। ये जो पराग कण होते हैं, सॉरी परागकोश नहीं, पराग कण होते हैं। जब हवा चलती है तो ये परागकण क्या होते हैं? उड़ जाते हैं या पौधों या सॉरी एनिमल वगैरह पर चिपक जाते हैं। और ये परागकोश क्या होते हैं? उड़ के या तो अपने ही पौधे के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में या अदर पौधे के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जो है चले जाते हैं। तो सबसे पहले पॉलिनेशन होगा, पॉलिनेशन होगा। ये जो परागकण हैं ये दूसरे पौधे में या उसी पौधे के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जाएंगे। तो पहले पॉलिनेशन होगा, उसके बाद में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। मेल और फीमेल गैमेट जब होता है तो वो फर्टिलाइजेशन होता है। तो पहले पॉलिनेशन होगा फिर फर्टिलाइजेशन होगा, लेकिन ये बोल रहा है कि पहले पहले फर्टिलाइजेशन होगा फिर पॉलिनेशन होगा, तो ये भी गलत है। बी और सी यहाँ पर गलत हो गए, ए अभी तक सही आ रहा है। बी और सी गलत हो रहे हैं तो ये ऑप्शन भी बाहर जा रहा है। अब ए सही है तो मतलब ए और ई सही होंगे, मतलब पहला ऑप्शन ही यहाँ पर जो है बिल्कुल सही होगा। बाकी हमें देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, फर्स्ट ऑप्शन सही है। बाकी हम देख लेते हैं। इन पॉलिनेशन, ये जो पॉलिनेशन होता है जिसमें मैंने बताया ये जो पराग कण है या तो उड़कर जाएंगे हवा के माध्यम से या किसी एनिमल पर चिपक के क्या हो जाएंगे? दूसरे फूल पर या अपने ही फूल के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो स्टिग्मा है उसमें एंटर करेंगे, ये जो आपके परागकण हैं। इन पॉलिनेशन सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय विंड, वाटर, बर्ड एंड इंसेक्ट। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं बट ये गलत है। परागण में क्या होता है? बीज, वायु, जल, पक्षियों और कीटों द्वारा विसरित होते हैं। देखिए सीड्स नहीं होते यहाँ पर, सीड्स नहीं होते यहाँ पर। क्या होते हैं? आपके पोलन ग्रेन होते हैं, परागकण होते हैं जिन्हें हम पोलन ग्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोलन ग्रेन होते हैं। वो डिस्पर्स होते हैं, वो उड़ते हैं बाय विंड,
वाटर, बर्ड और इंसेक्ट, मतलब इंसेक्ट क्या होती हैं, वो उन्हें अपने मुंह में ले जाती हैं, फिर कहीं और दूसरे पौधे पर जाकर उसको रख देती हैं, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टिग्मा के अंदर चला जाता है। तो पॉलिनेशन में सीड्स डिस्पर्स नहीं होते, यहाँ पर पराग कण जो होते हैं, पोलन ग्रेन जो होते हैं वो डिस्पर्स होते हैं, तो इसलिए ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन ओव्यूल, ये जो फर्टिलाइजेशन है बिल्कुल ये ओव्यूल के अंदर ही टेक प्लेस करता है, और फिर सीड्स, फिर पूरा प्रोसेस एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म, सीड, और बाद में जाके आपका पूरा जो है फ्रूट जो है वो देखने को मिलता है। तो ई भी सही है और ए भी सही है, मतलब पहला ऑप्शन जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर कथन को पढ़ना है और सही विकल्प पर हमें जाना है। अभिकथन और कारण हमको दिए हैं। अभिकथन क्या दिया है, जो श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं वो रोग उत्पादक जीवों से लड़ने में हमारी सहायता करती हैं। असर्शन है वाइट ब्लड सेल हेल्प इन फाइटिंग विद डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनसे लड़ने में हमारे WBC वाइट ब्लड सेल जो होते हैं वो मदद करते हैं। उसके पीछे कारण रीजनिंग क्या दी है, अ वाइट ब्लड सेल कैन चेंज शेप, या बिल्कुल सही बात है, उसी की वजह से क्या होते हैं वो हमको रोग उत्पादक जो जीव होते हैं उनसे लड़ने में हमारी मदद करती हैं। ये जो श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं अपना आकार बदल सकती हैं, तो ये बात भी सही है, मतलब ऑप्शन 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, और ए की सही व्याख्यान जो है, स्पष्टीकरण जो है वो आर जो है वो बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि वो अपनी शेप चेंज करते हैं, यही उनकी मदद करते हैं, यही मदद करते हैं हमें, किससे, हमको जो ऑर्गेनिज्म है उनसे लड़ने में मदद करते हैं, क्योंकि वो अपनी शेप जो है वो चेंज करते हैं। तो ऑप्शन 1 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 जो एग्जाम में बना, द फॉलोइंग टेबल गिवन द मास एंड वॉल्यूम ऑफ 3 इमिसिबल लिक्विड X, Y एंड Z। देखिए बहुत ही अलग सा क्वेश्चन था, लेकिन क्वेश्चन इतना भारी नहीं है, अब इस बार आप समझ लेंगे और आगे कभी आता है तो फिर आप कभी भी इसको नहीं भूलेंगे। देखिए 3 इमिसिबल लिक्विड हैं। इमिसिबल लिक्विड कौन से होते हैं, जो आपस में मिल नहीं सकते, मतलब अलग अलग हैं। X, Y, Z अगर तीनों को एक साथ रखा जाए तो वो मिलेंगे नहीं, वो अलग रहेंगे, वो इमिसिबल हैं, मिलेंगे नहीं आपस में। और इन तीनों इमिसिबल लिक्विड का हमको मास और वॉल्यूम दिया है, मतलब हमको द्रव्यमान और आयतन दिया है। मास x का कितना है, 4 है, और उसका वॉल्यूम कितना है, 1, ऐसी y का, ऐसी हमको z का दिया है। और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ लिक्विड सेटल्ड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जहाँ पर हमको ये भी बता दिया गया है इक्वल क्वांटिटीज ऑफ लिक्विड आर पोर्ड इन अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग 5 ml ऑफ वाटर, मतलब द्रवों की समान मात्रा 5 ml जल से भरी एक परख नली में डाली गई। मतलब ये एक परख नली है, एक टेस्ट ट्यूब है जिसमें 5 ml क्या पड़ा हुआ है, पानी पहले से ही है। अब इस टेस्ट ट्यूब के अंदर x भी डाला जाता है, y भी डाला जाता है और z भी डाला जाता है, और किस क्वांटिटी में, इक्वल क्वांटिटी में x, y, z जो है इस टेस्ट ट्यूब के अंदर डाले जाते हैं, और इस टेस्ट ट्यूब में पानी जो है वो पहले से ही है। अब हमको क्वेश्चन में ये भी बता दिया गया है कि जो पानी का घनत्व है, जो पानी की डेंसिटी है वो 1 है। कितनी है, 1 है। अब यही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर कनेक्ट करने वाला है, क्योंकि जो डेंसिटी है वही यहाँ पर इनका ऑर्डर जो है वो डिसाइड करेगी इस टेस्ट ट्यूब में। अब यहाँ पर 4 सब्सटेंस हो गए, एक पानी हो गया और एक x, y और एक z हो गया, जिसका घनत्व ज़्यादा, क्योंकि डेंसिटी क्या होती है, घनत्व क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, मतलब द्रव्यमान अपॉन आयतन। तो हमको पानी की डेंसिटी पता है 1 है। अब जो जितना मास, मतलब जो डेंसिटी घनत्व है ये डायरेक्ट डिपेंड कर रही है किस पर, मास पर, द्रव्यमान पर। तो जो ऑब्जेक्ट जितना, जो इमिसिबल लिक्विड जितना भारी होगा वो सीधी सी बात है उतना ही नीचे चला जाएगा, और जो जितना हल्का होगा वो उतना ही ऊपर रहेगा। तो अब हम इन सब की डेंसिटी, घनत्व जो है वो यहाँ पर निकाल लेंगे। सबसे पहले हम x की डेंसिटी निकालेंगे। डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास हमको दिया है 4 और वॉल्यूम है हमारा 1, तो जो हमारा x है इसका घनत्व निकल कर आ गया कितना, 4। इसकी डेंसिटी कितनी निकल कर आ गई, 4। अब हम ऐसे ही y की डेंसिटी निकालेंगे, वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पर हम रखेंगे क्या, 8/10। 8/10 जब हम रखेंगे तो 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, तो ये पॉइंट में आ जाएगा 0.8। मतलब जो y है उसकी डेंसिटी कितनी हो जाएगी, 0.8, और x की डेंसिटी हमारी 4 जो है वो निकल कर आ गई थी। सेम ऐसे ही हम z की डेंसिटी निकाल देंगे, फॉर्मूले में रख के मास अपॉन वॉल्यूम। जैसे ही हम मास अपॉन वॉल्यूम रखेंगे, मतलब 6/3 रखेंगे, तो ये इसकी टेबल में 2 टाइम्स कट जाएगा, तो z की डेंसिटी भी निकल कर आ गई कितनी, 2। तो अब हमारे पास जो तीनों इमिसिबल लिक्विड थे
एक्स वाई जेड, हमें तीनों की डेंसिटी पता चल गई। एक्स की डेंसिटी 4 है, वाई की डेंसिटी 0.8 है और जेड की डेंसिटी 2 है। और हमको वाटर की डेंसिटी भी पता है, क्वेश्चन में दी है, वो 1 है। तो जो जितना हल्का होगा वो उतना ही ऊपर होगा। तो सबसे हल्का, सबसे कम डेंसिटी किसकी है, मतलब 0.8, मतलब वाई की। तो सबसे ऊपर ये जो टेस्ट ट्यूब है, इसमें सबसे ऊपर टॉप में कौन होगा, वाई होगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, वाटर, क्योंकि इसकी डेंसिटी 1 है। उसके बाद क्या आ जाएगा, जेड, उसकी डेंसिटी क्या है, 2 है। और सबसे लास्ट में आ जाएगा एक्स, क्योंकि उसकी डेंसिटी 4 है, तो वो सबसे ज़्यादा भारी है। उसका मास 4 दे रखा है क्वेश्चन में, आप देखेंगे तो वो सबसे भारी है, तो वो सबसे नीचे हो जाएगा। तो इस तरह से ये ऑर्डर बन जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर 1 का जो ऑर्डर है वो यहाँ पर बिल्कुल सही है। समझ में आया? डेंसिटी के अकॉर्डिंग इनको अरेंज करना था। डेंसिटी मतलब जो जितना हल्का उसकी सबसे कम डेंसिटी, वो हमें मिल गई थी वाई की 0.8, तो ये सबसे ऊपर रह गया। फिर पानी की 1, उसके बाद हमारा आ गया एक्स, और सबसे लास्ट में सॉरी उसके बाद आ गया हमारा z, और सबसे लास्ट में आ गया हमारा x। तो मुझे लगता है ये चीज़ अब आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ऑप्शन 1 यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13। व्हेन यू इंक्रीज द लाउडनेस ऑफ द रिंगटोन ऑफ योर मोबाइल फोन द फ्रिक्वेंसी ऑफ रिंगटोन। आपको पता होना चाहिए कि लाउडनेस का फ्रिक्वेंसी से कोई कनेक्शन नहीं होता है, तो ये हमारी रिमेन सेम रहेगी। आप अपने मोबाइल फ़ोन की ध्वनि की प्रबलता बढ़ाते हैं तो ध्वनि की आवृत्ति पर क्या फ़र्क पड़ेगा, वो समान ही रहेगी, उस पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लाउडनेस का डायरेक्ट कॉम्बिनेशन होता है। हमने कितनी अभी स्टार्टिंग से जब हमने सीरीज़ शुरू की है, ये मैंने कितनी बार बता दिया, और अब आपको माइंड में सेट होना चाहिए कि लाउडनेस जो होती है वो आयाम, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है। और जब भी फ्रिक्वेंसी की बात होगी तो वहाँ पर पिच होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पिच होनी चाहिए, तारत्व होना चाहिए। तो यहाँ पर फ्रिक्वेंसी का लाउडनेस से कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, तो इसलिए वो समान ही रहेगी, रिमेन सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन 14। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। ऊष्मा के स्थानांतरण के माध्यम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, ये हमको बताना है। 3 तरीके से हीट जो है वो ट्रांसफर होती है, ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। कौन कौन से मेथड होते हैं आपका? कंडक्शन होता है, कन्वेक्शन होता है और रेडिएशन होता है। चालन विधि होती है, संवाहन विधि होती है और विकिरण विधि होती है। कंडक्शन बेसिकली किसके बीच में होता है? ये हमें सॉलिड में देखने को मिलता है। जैसे चम्मच को अगर मैं मोमबत्ती के आगे रख दूंगी तो पहले उसका आगे वाला हिस्सा गर्म होगा, धीरे धीरे पीछे वाला हिस्सा भी गर्म हो जाता है। तो यहाँ पर ऊष्मा का ट्रांसफर हो गया, एक मॉलिक्यूल से हीट दूसरे में जाती है, फिर दूसरे से तीसरे में। तो ये बेसिकली हमें सॉलिड या थोड़ा बहुत लिक्विड में देखने को मिलती है, गैसेज में ये नहीं देखने को मिलता है कंडक्शन। तो यही स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कंडक्शन जो चालन है वो गैस में हो सकता है, ये गैस में रेयर ना के बराबर ही है, तो चालन गैसों में नहीं हो सकता। तो यही यहाँ पर हमारा जो है गलत हो जाएगा, ऑप्शन 3। बाकी सारे सही हैं। कन्वेक्शन विधि जो होती है ये लिक्विड और गैस में ही होती है, बिल्कुल बात सही है। संवहन जो है वो केवल द्रवों और गैसों में होता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, जैसे हम पानी को गर्म करते हैं तो इसमें मॉलिक्यूल अपनी हीट को ट्रांसफ़र नहीं करते, मॉलिक्यूल जंप करते हैं ऊपर से नीचे। जो नीचे वाले मॉलिक्यूल हैं वो ऊपर चले जाते हैं और ऊपर वाले जो मॉलिक्यूल हैं वो नीचे आ जाते हैं। जैसे पानी देखा होगा, शुरू में ऊपर का पानी गर्म नहीं होता, नीचे का पानी गर्म हो जाता है और बाद में सारा पानी गर्म हो जाता है। तो यही तो हो रहा है, नीचे के मॉलिक्यूल ऊपर चले जाते हैं और ऊपर के मॉलिक्यूल जो है, नीचे के मॉलिक्यूल हल्के हो जाएंगे गर्म होने से तो वो ऊपर चले जाते हैं और ऊपर के मॉलिक्यूल नीचे आ जाते हैं। तो वो आपका कन्वेक्शन विधि होती है, संवाहन होती है, जो कि हमें लिक्विड और गैस में देखने को मिलती है। उसके बाद क्या बोला? रेडिएशन, विकिरण। इसको किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं होती। जैसे सन की जो रेज हैं वो पृथ्वी तक आ रही हैं, बीच में कोई माध्यम नहीं है, वैक्यूम है, तो वहाँ पर भी क्या हो रहा है, फिर भी हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है, तो वो रेडिएशन होता है, विकिरण होता है। रेडिएशन कैन नॉट टेक प्लेस इन गैस, ये बात बिल्कुल सही है। ये जो है गैस में टेक प्लेस नहीं करेगी, क्योंकि इसको किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये तरंगों पर कार्य करती है, तो इसको किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं है। तो ये बात भी सही है और ये गलत हो गई, और बाकी ये पॉइंट भी सही है। हीट कैन बी ट्रांसफर थ्रू मोर देन वन मोड साइमल्टेनियसली। बिल्कुल, ऊष्मा का जो स्थानांतरण है वो एक से अधिक माध्यमों में एक साथ हो सकता है, हमें सब देखने को मिल सकता है एक ही बार में, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। तो ये बात भी सही है। तो 3 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से क्वेश्चन आया, थोड़ा जल्दी इसलिए करा रही हूँ क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लेंदी होगी, क्योंकि ये 6 जन का पेपर काफ़ी लेंदी आया।
और एक बात और, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया करें, मैम को खुशी मिल जाती है। आपको दिल से अच्छी लगती है तो लाइक करें और शेयर ज़रूर कर दें। मेटल एक्स जो है एक मेटल है, याद रखेंगे, एक मेटल है, एक धातु है एक्स, जो वाई और जेड मेटल को डिस्प्लेस कर देता है, विस्थापित कर देता है उनके सॉल्यूशन में से। मतलब वाई को भी निकाल देता है और जेड को भी निकाल देता है। इसका मतलब एक्स जो है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। यही तो मैंने पिछली क्लास में भी जब क्वेश्चन कराए थे तो पूरा समझाया था रिएक्टिविटी सीरीज़ के माध्यम से। ये जो मेटल एक्स है ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, तभी ये क्या कर रहा है, दो सॉल्यूशन है जो सॉल्ट के, उनमें से वाई और जेड जो मेटल हैं उनको निकाल पा रहा है। अब ये जो, तो इसका मतलब एक्स वाई जेड में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन हो गया, एक्स हो गया। क्यों? क्योंकि ये वाई को भी निकाल देता है और जेड को भी निकाल देता है। उसके बाद मेटल वाई जो है वो डिस्प्लेस कर देता है मेटल डब्ल्यू को फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, बट जेड कैन नॉट डिस्प्ले डब्ल्यू फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। ये जो मेटल वाई है एक और सॉल्यूशन है जिसमें डब्ल्यू पड़ा है, तो ये जो मेटल वाई है ये डब्ल्यू को निकाल देता है। इसका मतलब ये ज़्यादा रिएक्टिव है। लेकिन ये जो जेड है ये डब्ल्यू को नहीं निकाल पाता अपने सॉल्यूशन में से। क्यों? क्योंकि ये कम रिएक्टिव होगा। इसका मतलब यहाँ से हमको ये साफ साफ पता चल गया, एक्स सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, उसके बाद वाई और सबसे लास्ट में जेड। क्योंकि जेड जो है वो डब्ल्यू को निकाल ही नहीं पा रहा है क्योंकि वो कम रिएक्टिव है। वाई ज़्यादा रिएक्टिव है, तभी तो उसने सॉल्ट के सॉल्यूशन में से डब्ल्यू को क्या करा, निकाल दिया। तो अब हमें पता चल गया कि एक्स सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, फिर ये, और सबसे कम रिएक्टिव हो गया हमारा जेड। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा था, द मोस्ट एंड लीस्ट रिएक्टिव मेटल रेस्पेक्टिवली आर। तो यहाँ पर सर्वाधिक और न्यूनतम अभिक्रियाशील धातु कौन से होंगे? तो एक्स जो है वो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील हो जाएगा और सबसे कम अभिक्रियाशील जो है वो जेड हो जाएगा। मतलब ऑप्शन 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, आइडेंटिफाई द फ्लोइंग। यहाँ पर हमें निम्न की पहचान करनी है। ए बी सी डी क्या क्या है? अनॉल मेटेलिक लुब्रिकेंट की जब भी बात होती है तो फॉस्फोरस, ग्रेफाइट इसमें एग्जाम्पल के तौर पर आ जाते हैं। तो मतलब यहाँ पर पहले ऑप्शन में फॉस्फोरस आएगा, जो हमें पहले और चौथे ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। तो ये दो ऑप्शन तो बाहर हो गए। ठीक है, याद रखेंगे ये एक नॉन मेटेलिक लुब्रिकेंट की तरह काम करता है जो हमारा ईंधनों में प्रयोग किया जाता है। एक अधात्विक स्नेहक है, एक लुब्रिकेंट है फॉस्फोरस। उसके बाद बी में क्या कह रहा है, अ मेटल विच डज नॉट रिएक्ट विद वाटर बट रिएक्ट विद स्ट्रीम। एक ऐसा धातु जो जल से अभिक्रिया नहीं करता किंतु भाप से अभिक्रिया करता है। देखिए इसमें एक्सेप्शन होता है जिंक। मेटल जो होते हैं, धातु जो होते हैं, वो पानी के साथ अभिक्रिया करते हैं, लेकिन जो जिंक होता है ना वो पानी के साथ एक्सेप्शन की तरह कार्य करता है। ये पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करता, लेकिन ये स्ट्रीम के साथ अभिक्रिया करता है। बाकी मेटल जो होता है वाटर और स्ट्रीम दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं, लेकिन एक्सेप्शन के तौर पर जिंक जो है, ये क्वेश्चन में पूछ भी लिया जाए तो याद रखेंगे अब, ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, धातु जो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता। फिर सी में क्या है, अ मेटल विच इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर क्या होता है आपका, सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो बेकिंग पाउडर का कॉन्स्टिट्यूएंट क्या हो जाएगा, सोडियम, क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट का ही तो फॉर्मूला है, तो सोडियम हो गया। तो सी आपका सोडियम हो गया। अ नॉन मेटल यूज्ड इन फायर क्रैकर। एक नॉन मेटल, एक अधातु जो पटाखों में प्रयुक्त होता है तो वो आपका सल्फर हो जाएगा। वैसे तो फॉस्फोरस भी प्रयोग होता है, लेकिन फॉस्फोरस को हमने पहले ही देख लिया है, नॉन मेटेलिक लुब्रिकेंट की तरह काम कर रहा है फॉस्फोरस, तो फिर फॉस्फोरस रिपीट नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, सल्फर हो जाएगा, जो हमारा नॉन मेटल यूज होता है किसमें, फायर क्रैकर में। तो पहला ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 जो एग्जाम में पूछा गया, ग्लैंड वाले चैप्टर से क्वेश्चन बना। ए इज अ मास्टर ग्लैंड दैट कंट्रोल द सीक्रेशन ऑफ हार्मोन फ्रॉम बी, सी, थायराइड एंड एड्रेनल ग्लैंड। ए जो है वो मास्टर ग्लैंड है, और सबको पता होगा जो मास्टर ग्रंथि होती है, मुख्य ग्रंथि होती है, वो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, वो हमारी क्या होती है, पीयूष ग्रंथि होती है। तो पहले ऑप्शन में दे रखा है ऐसा और फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है, तो या तो आंसर फर्स्ट है या आपका फोर्थ है। उसके बाद ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ये कंट्रोल करता है सीक्रेशन ऑफ हार्मोन। कौन कौन से हार्मोन का, एक हार्मोन बी है, फ्रॉम बी, सी, ये डी, ये ई। डी को हमें दे दिया थायराइड है, और ई हमारा एड्रेनल ग्लैंड है। तो कौन कौन से और ग्लैंड के ये हार्मोन कंट्रोल करता है, ये हमारे ओवरीज और टेस्टीज, फीमेल की ओवरीज और मेल की टेस्टीज को भी, जो उनके हार्मोन्स होते हैं उनको भी कंट्रोल करता है मास्टर जो ग्लैंड है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। तो यहाँ पर बी और सी क्या हो जाएंगे, हमारे
ओवरीज टेस्टिस, समझ में आया? इट कंट्रोल द सीक्रेशन ऑफ हार्मोन फ्रॉम ओवरीज टेस्टिस थायराइड एंड एड्रिनल ग्लैंड। अब ए जो है, ये जो पीयूष ग्रंथि है ऑल्सो सीक्रेट डी हार्मोन, ये डी हार्मोन को भी सीक्रेट करती है। हुज प्रोडक्शन ई इन एडोलसेंस, मतलब जो किशोरावस्था में है उसमें वृद्धि में मदद करती है। ये ग्रोथ हार्मोन, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, ये ग्रोथ हार्मोन जो है वो भी सीक्रेट करती है, जो एडोलसेंट की जो ग्रोथ है, प्रोडक्शन है, उसमें मदद करता है। उसकी जो प्रोडक्शन इंक्रीज इन एडोलसेंस, जो उनकी प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होती है एडोलसेंस में। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ए हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, बी सी जो ओवरीज और टेस्टिस हैं उनके हार्मोन के सीक्रेशन भी कंट्रोल करता है आपका मास्टर ग्लैंड, और साथ में ये डी हार्मोन ग्रोथ हार्मोन भी सीक्रेट करता है। हुज प्रोडक्शन ई इन एडोलसेंस, वो इंक्रीज करता है उनकी ग्रोथ, किशोरावस्था का जो उत्पादन है वो उसको बढ़ाता है, आपका इंक्रीज करता है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग फंगाई, ये जो कवक होता है इसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, ये हमको बताना है। दे आर प्लांट, बिल्कुल प्लांट किंगडम में ही इनको काउंट करा जाता है, ये जो फंगाई होते हैं, तो ये बात तो सही है। दे कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, बिल्कुल ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं। ये जो फंगाई होते हैं जैसे ईस्ट वगैरह हो गए, आपने देखा होगा अनएरोबिक रेस्पिरेशन कर रहे थे, तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं। तो ये बात यहाँ पर क्या हो जाती है, सही हो जाती है। मतलब ए भी सही है, बी भी सही है, ए और बी दोनों सही है, तो मतलब ये ऑप्शन बाहर और ये ऑप्शन बाहर। अब या तो ये आंसर है या ये आंसर है। ऑल फंगाई आर यूनिसेलुलर, ये बात यहाँ पर गलत है। ये जो फंगाई होते हैं, जो कवक होते हैं, ये मल्टी सेलुलर भी होते हैं और यूनिसेलुलर भी होते हैं। मोस्टली ये मल्टी सेलुलर ही होते हैं, बहुकोशिकीय ही होते हैं। लेकिन जो ईस्ट होता है वो एक्सेप्शन होता है फंगाई में, जो आपका यूनिसेलुलर होता है। एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी बताए जा रहे हैं, तो इनको भी अच्छे से याद रखेंगे। ईस्ट जो है वो फंगाई में काउंट होता है और वो यूनिसेलुलर होता है, लेकिन ज़्यादातर फंगाई जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। तो ये पॉइंट यहाँ पर आपका क्या हो जाना है, गलत हो जाना है। जब गलत हो जाएगा तो मतलब ए, बी और डी यहाँ पर सही हो जाएंगे। ऑप्शन सेकंड आपका सही हो जाएगा। सम फंगाई हेल्प इन प्रोड्यूसिंग एंटीबायोटिक, जो एंटीबायोटिक दवाइयाँ बनती हैं, कुछ कवक प्रतिजैविक के उत्पाद में सहायता करते हैं, बिल्कुल ये बात सही है। तो ऑप्शन डी भी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19, रीना इज सफरिंग फ्रॉम वॉमिटिंग एंड लैक ऑफ एपिटाइट, एपिटाइट मतलब भूख लगना, उसको भूख नहीं लग रही है। डॉक्टर डायग्नोस इट एज अ वायरल डिजीज, ये एक वायरल डिजीज है, मतलब वायरस से होने वाली है, कॉज ड्यू टू द कंटेमिनेशन ऑफ वाटर। रीना इज सफरिंग फ्रॉम, रीना वमन मतलब उसको उल्टियाँ आ रही हैं और भूख ना लगने से पीड़ित है। चिकित्सक ने इसे जल के प्रदूषण से उत्पन्न एक विषाणु जनित रोग माना है। जल के प्रदूषण से विषाणु जनित रोग है, ये हमको बताना है। तो रीना किससे सफ़र कर रही है, रीना किससे पीड़ित है, ये हमको बताना है। देखिए ये थायराइड नहीं है, ये यहाँ पर टाइफाइड है, हिंदी में सही लिखा है टाइफाइड। तो देखिए वायरल मतलब वायरस से होनी है। अब आपको पता है टाइफाइड जो होता है वो हमको किससे होता है, सैल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से होता है। ऐसे ही डायसेंट्री भी बैक्टीरिया से होती है। कॉलेरा भी मोस्टली विवियो कॉलरी नामक बैक्टीरिया से होता है। तो ये सारी बैक्टीरियल डिजीज़ हो गई। तो यहाँ पर आ जाएगा वायरस जनित रोग कौन सा, हेपेटाइटिस। इसका मतलब रीना किससे पीड़ित है, हेपेटाइटिस से पीड़ित है, क्योंकि वही आपकी क्या होगी, वायरल डिजीज़ हो जाएगी, बाकी सब आपकी बैक्टीरिया से कॉजिंग डिजीज़ हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 20, सॉइल ए हैज़ लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एंड हाई पेट्रोलियम रेट, मृदा ए की निम्न जल वाहन क्षमता है और उच्च अंतःस्रावन दर है। हाई परकुलेशन है, ये पेट्रोलियम लिख दिया है यहाँ पर इन्होंने, ये परकुलेशन होगा। देखिए लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मतलब पानी को ये रोक नहीं पाता। तो आपने रेत को देखा होगा, जो रेत होता है वो पानी को अपने अंदर रोक नहीं पाता, पानी उसमें से निकल जाता है। और ये जो पानी निकल जाता है ना, इसे ही हम परकुलेशन रेट बोलते हैं। तो ये परकुलेशन रेट जो है वो हाई होता है किसमें, आपका रेत में, सैंड में। अब ये तो हमको पता चल गया, ये जो सॉइल ए है वो किसकी बात कर रहा है, रेत की बात कर रहा है। तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन बाहर हो गया। अब या तो पहला सही है या दूसरा सही है। उसके बाद क्या बोला कि इसमें जो ऑर्गेनिक मैटर लेवल होता है, जैसे ह्यूमस वगैरह हो गया, वो भी इस सॉइल में क्या होता है, कम होता है, जिसकी वजह से इसमें अगर आप कुछ उगाएंगे तो वो उगेगा नहीं। ठीक है, इसका जैविक पदार्थ स्तर जो है वो बहुत कम होता है। तो ये यहाँ पर बात कर रहा था रेत की, सैंड की। अब सॉइल बी की बात हो रही है, हैज़ हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, इसकी जो जल वाहन क्षमता है वो बहुत उच्च है और इसका परकुलेशन रेट जो है वो काफ़ी कम है। सीधी सी बात है। तो यहाँ पर ये कौन सी सॉइल है, ये आपकी चिकनी मृदा है, क्लेड सॉइल है,
क्योंकि चिकनी मृदा क्लेड सॉइल के बारे में हम पढ़ते हैं, इसके जो कण होते हैं ना सॉइल के, वो बहुत ही छोटे छोटे सूक्ष्म होते हैं और वो बहुत पास होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये पानी को अच्छे से अपने अंदर होल्ड कर पाते हैं और पानी अंदर से निकलता नहीं है। तो पर्कुलेशन रेट जो है वो भी क्या होता है, यहाँ पर कम होता है। तो ये हो गई बी हमारी क्या, क्लेड सॉइल, चिकनी मिट्टी। और इसमें अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होते हैं, इसमें जैसे कूड़ा कचरा, ह्यूमस वगैरह जो है वो इसमें हमें ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि वो आसानी से उसमें सेटल हो जाती है। फिर सॉइल सी है, क्या है, हैज़ मीडियम वाटर कैपेसिटी, पर्कुलेशन रेट एंड ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट। ये जो मृदा सी है उसमें जलवाहन क्षमता और ये जो पर्कुलेशन रेट है और ये जो उसमें ऑर्गेनिक मैटर हैं, जैविक पदार्थ हैं, उनकी मात्रा जो है वो माध्यम है, मीडियम है। और आपको पता होना चाहिए वो क्या होती है, वो हमारी सिल्ट होती है, गाद होती है। ये जो सिल्ट होती है, ये गाद क्या होती है, सैंड और आपकी क्ले, इनका कॉम्बिनेशन होती है, जिसकी वजह से इसमें पर्कुलेशन रेट, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ये इसमें क्या होती हैं, ये माध्यम होती हैं। तो मतलब ऑप्शन सेकंड जो है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरह से हमने ये 20 क्वेश्चन देखे। वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, शेयर करें और चैनल से जुड़े रहें।